क्या होगा? सब्जेक्ट। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल थोड़ा समझिए। आई है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ओके? वी है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा अस। यू है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। यू ही रहेगा। इट है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट ही रह जाएगा। है? आई वी यू और दे। दे है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। वेरी गुड। ही है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? हिम। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning, students. Good morning, sir. You are most welcome in my grammar class. आज ग्रामर की क्लास में हम लोग वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? वॉइस। हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में आपको जो 12 टेंसेस हैं उसको मैंने पढ़ा दिया है आपको, और अच्छे से प्रयास किया है बताने का कि किस तरह से उसकी क्रिएशन को हम अपने माइंड में क्रिएट करके एक अच्छे सेंटेंस को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बताया गया है? अगर आपको डाउट है तो आप उसको फिर से वॉच करो, और नहीं समझ में आ रहा फिर क्लास में भी पूछ सकते हो। ओके? तो आइए हम लोग सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वॉइस क्या है। व्हाट इज वॉइस? वैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि मुंह से निकलने वाली आवाज जो है वॉइस है, नहीं जानते हैं? लेकिन थोड़ा ये ग्रामर है, ग्रामर में हम लोग किस तरह पढ़ते हैं इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉइस की हिंदी क्या होती है बेटा? वाच्य। क्या होती है? वाच्य। इसको वाच्य बोलते हैं। वाच्य का मतलब क्या होता है? वॉइस। बोलने वाला कथन। बोलने वाला कथन। अच्छा इंग्लिश में हिंदी क्या पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि हमको फार बेटर समझ में आए, कोई भी पॉइंट हम छोड़ना नहीं चाह रहे। आइए इसके डेफिनेशंस को देखते हैं क्या है, उसके बाद तो हम समझाते हैं आपको। द साउंड आर साउंड्स uttered through the mouth, यानी कि आवाज या आवाजें uttered through the mouth, यानी जो से मुंह से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? मुंह से निकलती हैं। ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, वो भी किसके मुंह से? लिविंग क्रिएशन, जो जिंदा प्राणी है, और स्पेशली ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, यानी मानव द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो आवाजें निकलती हैं उन साउंड्स की बात हो रही है। इन स्पीकिंग, शाउटिंग, सिंगिंग, etc। यानी कहने का मतलब है जो हम लोगों ने थोड़े से पढ़ा उसी को इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दिया है। कह रहा है द साउंड आर साउंड्स अटर्ड थ्रू द माउथ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स स्पेशली ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि स्पेशली मानव के द्वारा, यानी हम सभी के द्वारा बोला जाने वाला है, हमारे मुख से निकलने वाला जो भी शब्द है, जो भी अटरिंग वर्ड है, वो सारा हमारा एक सेंटेंस का क्रिएशन करता है, और वो सेंटेंस जो होता है हमारा वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉइस। वह वर्ड भी वॉइस कहलाता है, साउंड जो है वॉइस कहलाता है। ठीक है ना? अब आपको ध्यान में रखना है कि वह जो होगा वह किसी भी व्यक्ति के सिंगिंग के थ्रू आ सकता है, शाउटिंग चिल्लाने के थ्रू आ सकता है, स्पीकिंग बोलने के थ्रू आ सकता है, लेकिन वॉइस निकलेगी, यानी साउंड निकलेगा, वही साउंड या क्या है? वॉइस है। ओके? ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा इशू है। वॉइस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। वॉइस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस।
और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। इसको भी तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जो हिंदी हमने बताया आपको वाच्य, वो क्या है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर में थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है। वो क्या है कि हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, यानी 3 प्रकार की हम वॉइस को पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला हमारा हो जाता है कर्तरी वाच्य। क्या होता है? कर्तरी वाच्य, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। ओके। यस सर। नंबर 2 होता है कर्मवाच्य। कहता है कर्मवाच्य, जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। और तीसरा इसमें जो जुड़ गया है वो है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। यानी भावनाओं के द्वारा एक सेंसिव वॉइस जो निकलती है उसको हम कहते हैं भाववाच्य। ठीक है? यस सर। ये हिंदी वाला भी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, लेकिन मेन हमारा यही पढ़ने का मकसद है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सन। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। जो एक्टिव लोग होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है, पूरे सोसाइटी में बहुत वैल्यू होती है, नहीं होती है? यस सर। और पैसिव पीपल उसको माना जाता है समाज में जो निष्क्रिय रहता है। लेकिन ग्रामर पोजीशन में आप आएंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू पैसिव पीपल की मानी जाती है, जो कि ऑब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट का काम करता है। और एक्टिव पीपल जो यानी एक्टिव वॉइस है, इसमें उतना बड़ा रोल अदा नहीं करता है, लेकिन अदा करता है तो वो जो भी कोई बोला मुंह से उसी के वे में जब सिंपली तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस। देखिए, अभी आपने देखा कि वॉइस क्या है। वॉइस एक साउंड है, ये सबको मालूम हो गया। यस सर। अब वह वॉइस 2 टाइप का होता है, मैंने ये भी बताया आपको इंग्लिश में। ग्रामर पोजीशन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है मैंने आपको बताया अभी थोड़ा सा, और यहाँ पर एक डेफिनेशन के थ्रू भी आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है? कह रहा है द नाउन पर्सन that acts as the subject in the sentence sentences is the door of the action। यह पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये अच्छे से फील हो गया होगा कि यह क्या है? नाउन और पर्सन दैट एज सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है और किसी भी एक्शन को करने में सक्षम होता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, यानी वह जो है कैपेबल है बाजार जाने में। यहां पर जो भी एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। ओके? यस। अभी और इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। ये छोटी सी डिफिनेशन है मेक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस जितने भी होते हैं वह एक सेंटेंस होंगे। पहले जान लीजिए, एक शब्द कोई वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। वह एक सेंटेंस होगा और वह सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें आपको लगेगा कि जो एक्शन हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब्जेक्ट के द्वारा ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। समझे नहीं? yes, जैसे एग्जांपल के रूप में आप लिखेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया ही goes to मार्केट, वह बाजार जाता है। बाजार कौन जाता है? वह सब्जेक्ट जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? yes, sir.
और इसको हमें यहाँ लिखा भी कर्तृवाची कहते हैं, यानी कर्ता प्रधान। इसका क्या मतलब है? कर्ता प्रधान, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है स्पेशली, उसको कहा जाता है। वो सारे जो सेंटेंस होंगे वो आपके एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया कि रघु प्लेड अ वेल क्रिकेट। रघु प्लेड अ वेल क्रिकेट। रघु ने एक अच्छा खेल दिखाया, यानी अच्छा खेला। क्या? क्रिकेट। यहाँ पर रघु परफॉर्म कर रहा है, यानी कि खेला किसी द्वारा जा रहा है? रघु के द्वारा। रघु स्वयं खेल रहा है। तो ये भी डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है, इसीलिए जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस। अभी आपने एक्टिव वॉइस को पढ़ा, अब हम लोग पैसिव को पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसको हमने पहले बताया आपको कि यह कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जिसको ऑब्जेक्ट यानी कर्म को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव सेंस से जो जुड़ा हुआ वॉइस है वो कहलाता है पैसिव वॉइस, और उसी को हम कहते हैं हिंदी में कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। यानी कि कर्म प्रधान होता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट मेन होता है, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन को डन किया जाता है। ओके? The most important thing or person becomes the subject of the sentence in passive voice। पैसिव वॉइस में क्या होता है ये आप जान लीजिए। जो सब्जेक्ट तो होता नहीं लेकिन सब्जेक्ट बन जाता है। क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑर पर्सन, जो सेंटेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई वस्तु हो या पर्सन हो, तो क्या बन जाता है? बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो सब सेंटेंस की क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। रहता नहीं है लेकिन बन जाता है। बात समझ रहे ना? इन पैसिव वॉइस। और इजी वे में आप यहाँ दूसरी डेफिनेशन में समझ सकते हो। एन एक्शन is performed by the object of the sentence। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के द्वारा ही किसी एक्शन को डन किया जाता है। इतना आपको माइंड में सेट कर लेना है। जैसे अभी आपने देखा था कि ही गोज टू मार्केट। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो मार्केट है। छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं, उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। एक राजा था। कौन था? राजा। एक राजा था और उसके 12 भाग थे। कितने भाग थे? 12 भाग। और वह कोई काम करता है तो उसके जो मंत्रीगण हैं उन्हीं के द्वारा वो काम करवाता है। काम करवाता है नहीं करवाता है? और कहता है कि आपको कुछ समय के लिए हम राजा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? राजा बना देंगे, लेकिन बागडोर हमारे हाथ में रहेगी। याद रखियो, बागडोर आपके हाथ में नहीं रहेगी। यानी कि आप राजा बन जाएंगे, आप काम करेंगे स्वतंत्र रूप से, लेकिन आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं। यानी कहीं न कहीं आपको हमसे सलाह लेनी पड़ेगी। तो मंत्रियों ने कहा तो ठीक है, इसमें क्या है, आज मंत्री है कल राजा बने हैं, तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस जो होगा यह होगा एक्टिव वॉइस का। मिस्टर गुप्ता टीचर, TEACHES टीचर
इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता टीचर इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके, यस सर। यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है। किसका है? एक्टिव वॉइस का। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता एकदम फुल फॉर्म में यही काम कर रहे हैं टोटल। यहाँ ये राजा हो गए, ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका मान लीजिए मंत्री हो गया। इन्होंने कहा कि अब हम जो है थोड़ा काम कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, थोड़ा कम से काम करिए, आप हमारा काम करो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो इनका ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब कह रहा है कि फिर ये कह रहा है कि हम तो राजा बन जाएंगे, अब आप भी हमारे पास राजा बन के बैठिएगा, हमको नीचा दिखा दीजिएगा, कोई औकात तो रहेगी नहीं, तो आपको हमारा स्थान लेना पड़ेगा। यानी कि आपको, हम ऑब्जेक्ट हैं तो आपको भी ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, यानी कि आप हमारे स्थान पर चले जाएंगे। यानी कि जैसे जिस तरह से हमारी कोई वैल्यू नहीं है आपकी बराबर, उसी तरह उस समय आपकी भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या बना देगा? ऑब्जेक्ट। अब राजा है वो कमजोर हो गया, भाई काम करना है, ठीक कोई बात नहीं, आपके भरोसे करेंगे। फिर कहता है लेकिन आपके रीजन में आपका जो समय है वो समय हमारा नहीं रहेगा, हमारा समय बदलेगा। क्या मतलब? हमारा कहने का, कार्य करने का तरीका अलग होगा। कौन कह रहा है? मंत्री कह रहा है जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरे काम करने का क्या होगा? तरीका अलग होगा। वो कौन सा तरीका होगा? वो तरीका जो आप बहुत साधारण तरीके से करते हैं उसको मैं इनहेंसिव वे में करूंगा। यानी कि वर्ब की काम इस या टीचर में पढ़ाता है और यहाँ टाट कर दिया, यानी उसके इनहेंस वे में लेके चला गया, थर्ड फॉर्म में लेके चला गया। समझ ना? ये कह रहा है कि हम जो है उसको अपने इनहेंस वे में ले जाएंगे, यानी इस थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और समय को बदल देंगे। कह रहा है क्या होगा? समय को बदल देंगे, समय आपका नहीं रहेगा। यहाँ पर ता है, ती रहते हैं, यहाँ पर आपके समय को ई जयमार में चेंज कर दिया, लेकिन सेंस वही रहेगा। जैसे सेंस निकालेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का ही सेंटेंस रहेगा। इज लगने से वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? यस सर। तो यही चेंजिंग आपकी यहाँ पर बताती है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो भी आपकी वर्ब होंगी उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पैसिव में चेंज करेंगे। यानी पैसिव में बनाते समय वर्ब को चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, लेकिन आपको ले जाना है किसमें? थर्ड फॉर्म। किसमें ले जाना है? थर्ड फॉर्म। ऑलवेज एक्शन इन अ थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। ओके? यस सर। फिर और भी समझ लीजिए, जैसे फिर इसमें कहता है कि बड़ा काम है और आप हर समय को चेंज नहीं कर पाएंगे। कहे मतलब कहे कि कुछ 3 ऐसा भाग है उसके समय को मत बदलो, कुछ हमारा भी रिक्वेस्ट सुन लो, राजा है कम से कम, मतलब नहीं हमको पैदल कर दोगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ही समय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे तब कहे कि लेकिन एक शर्त है। मंत्री ने कहा एक शर्त है। क्या कहा? कि जो कार्य आपका सरल तरीके से करने का है वो मैं इनहेंसिव वे में जरूर करूंगा। तो राजा खुश हो गए, कोई बात नहीं भाई, हमसे अच्छा काम करोगे हमारे पब्लिक के लिए तो अच्छी बात ना है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उसमें लगी। वो 3 कौन कौन से पार्ट है? फिर अब ये ऑब्जेक्ट कह रहा है कि आप तो राजा हैं, आपको 24 घंटे काम है, और हम ऑब्जेक्ट यानी मंत्री होते हुए भी क्या है? राजा बनाए जाएंगे, लेकिन राजा थोड़ा रहेंगे, वो तो जब चाहेंगे आप तो राज ले लेंगे। इसलिए आपको जैसे मुझे छुट्टी मिलती है वैसे छुट्टी देना पड़ेगा। क्या है? छुट्टी ले लो। हाँ, अगर छुट्टी दोगे तभी हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो हम रहने वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कहा कि ठीक है, जाइए हम आपको 3 विभाग से फुर्सत देते हैं। इन 3 विभाग में आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कहानी है किसके ऊपर कही है? ये कहानी कही गई
कि जब जो कहा राजा निवेदन किया कि हमसे 2-3 टेंसेस से छोड़ दीजिए जिसमें हमें परिवर्तन मत समय को मत बदलो, वो है कौन? वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अगर आपके सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वह पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वह किसी में चेंज नहीं होंगे, वो इज, एम, आर में ही रह जाएंगे, वाज, वर या विल बी, शैल बी ही रहेगा, लेकिन उसके एक्शन को हम थर्ड फॉर्म में बीइंग के साथ चेंज करेंगे। वो उसकी शर्त है ना मंत्री की कि हम अपने तरीके से आपके कार्य को इनहेंसिव वे में ले जाएंगे, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता है। लेकिन उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टाइम वर्ड है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी ही रहता है, वो चेंजिंग होने वाला नहीं है। ये राजा की शर्त पूरी हो गई। अब शर्त आई किसकी? मंत्री की, कि हम भी रहेंगे छुट्टी में। भाई आप वो राजा, आपका काम है, लेकिन हम तो एक नौकर चाकर हैं आपके, तो हमें छुट्टी चाहिए अपने हिसाब से। तो कहे ठीक है, कहे जाओ तुमको हम छुट्टी दे देते हैं। कहे कौन कौन छुट्टी रहेगी हमारी? कहे 3 विभाग से हम आपको छुट्टी दे देते हैं। कहे कौन कौन? कहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 3 ऐसे टेंसेज होंगे, अगर एक्टिव वॉइस हमारी इन टेंसेज में रहती है तो देयर इज नो चेंजिंग इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये हो गई किसकी? मंत्री की छुट्टी वाला हो गया ये 3, ठीक है। yes, और 2 जिसमें नहीं बदलेगा वो राजा की शर्त वाला हो गया, यानी समय वही रहेगा, केवल उसके इनहेंसिव वे में उसके एक्शन को बदल दिया। ओके, Yes, sir. समझ आए नहीं? Yes, बाकी sir. आपको जितने भी हैं, यानी 9 आपको चेंजिंग करने हैं, 3 ऐसे हैं जिनमें आपको हाथ ही नहीं लगाना है। बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं उनको भी चेंज कर दिया है, तो चेंज कर दो जबरदस्ती, वो अलग बात है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश जो है उसको फॉलो नहीं करती है। ओके, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं वो क्या आपको देगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी चेंज करके आपके बुक में दे दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी चेंज कर दे दिया। चेंज कर दो ना, जबरदस्ती चेंज करना है चेंज कर दो, लेकिन आपको 3 रेस्टिंग पोजीशन में रखा गया है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों को हम रेस्टिंग पोजीशन में रखते हैं, उसमें हम हाथ ही नहीं लगाते, आया कहीं पर छोड़ दो, जाओ अपने काम को, क्योंकि हम क्या है, हम छुट्टी पे आए हैं, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। जैसे बैंक कर्मचारी है, अगर वो छुट्टी पे है तो बैंक का काम करेगा नहीं। हाँ, जरूरत पड़ी, कोई इमरजेंसी आई तो काम कर सकता है, तो इमरजेंसी आने पर आपको भी अगर कोई बताए जबरदस्ती तो चेंज करने के लिए चेंज कर दीजिएगा, बाकी इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ओके, यस सर। तो आप क्या करेंगे, आप जान लीजिए पहले इसमें 3 चीजों को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देते हैं, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ भी हम क्लियर कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ये सबको मालूम है। काम करने वाला सब्जेक्ट है और जो उस काम को करने के लिए जिम्मेवार है वो उसका ऑब्जेक्ट हो। जैसे राम विद्यालय जाता है तो विद्यालय उसका जिम्मेवार है, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां जाने की, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, आई, ये सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फिर थोड़ा समझ लें। आई है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ओके, वी है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा अस। यू है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहेगा। इट है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट ही रह जाएगा, है। आई वी यू और दे है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। वेरी गुड। ही है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और अगर वेरी गुड क्या हो जाएगा, वहां नीचे हो जा रहा था नहीं दिख रहा था, इधर देख लीजिए। ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी एक वचन का कोई करता होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखिए
हिम और हर दोनों होगा। कब? जब मेल होगा अर्थात नर होगा, यानी जितने बॉयज हैं इनका अगर जिक्र होगा तो हिम हो जाएगा। ओके? और अगर हर है यानी फीमेल है तो फीमेल के लिए हर हो जाएगी। मेल के लिए आपको हिम होगा और फीमेल के लिए हर। कब? हर एक वचनकर्ता के साथ। जैसे राम आ गया या बालक आ गया या सरिता आ गई, तो जो ये सारे वर्ड हैं, यो जैसे रिया आ गया, सरिता आ गई, ये क्या है? ये फीमेल जेंडर है। फीमेल जेंडर आने पर इनके जो सब्जेक्ट बनेंगे वो सी बनेंगे। क्या बनेंगे? सी। और ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? हर। ठीक है ना? और अगर विनोद आ गया, सौरभ आ गया, ये सब नाम आ गया, तो आप जान लीजिए कि जो एक नाम है तो एक नाम के लिए आपको ऑब्जेक्ट ही बनेगा और सब्जेक्ट बनाना होगा तो ही बनेगा। ओके? यस सर। अब ध्यान रखिए, अगर प्लूरल नंबर आता हो PLURAL प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहा तो सबके साथ गेम लगेगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपका बहुवचन करता है तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो देम होगा। क्या होगा? देम। दूसरी चीज, अब यार ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद रखना है हमेशा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ेगी, यहाँ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हिम दे देता, बाई हिम दे देता, हिम यहाँ पर दे देता मिस्टर गुप्ता यहाँ पर, तो हम जब सब्जेक्ट बनाते यहाँ पर ही बनता ना, यहाँ ही होता तब ना हिम आएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दोनों फॉर्म आपको हमेशा बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ओके? यस सर। पर्सन कितने होते हैं बेटा? 3। कितने पर्सन? 3। आई भी फर्स्ट पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, और बाकी जितने भी बचे सब थर्ड पर्सन। ओके? तो याद रखो, बाकी जितने भी बचेंगे सब्जेक्ट सब चीज किसमें चले जाएंगे? थर्ड पर्सन। ठीक है? यस सर। आई भी याद रखो फर्स्ट पर्सन होंगे और यू आपके सेकंड पर्सन। ठीक है? तो आप लोग जो है अपने आप को समझा लेना है कि अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसके असर्टिव सेंटेंस पे पढ़ेंगे। इस पर चर्चा खत्म है। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, वॉइस क्या है, इन सारी चर्चाओं को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया करके और समझा भी दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी तब जब आप 12th टेंस पढ़ाएंगे ना। याद रखिएगा हमेशा 12th टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें एक चार्ट बना लो। क्या बना लेंगे हम? चार्ट। देखिए चार्ट को हम यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे बेटा, क्या सबसे पहले लिख लेंगे आपको टेंस। ओके? यस सर। ऐसे एक कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। मतलब पहचान। कैसे पहचानोगे? अमीश बहुत मार खाओगे भी, जब ध्यान सुनो, इसको सब लोग नोट कर लेना भी। ठीक है? सबसे पहले टेंस रहेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन रहेगी। ओके? यस सर। फिर आपका टेंस रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? एक्टिव होगा, और यहाँ पर होगा पैसिव। वॉइस लिख लेना। देखिए हम आपको केवल यही 2 काम दे रहे हैं, ठीक ना? और तीसरा चौथा कॉलम आपका रहेगा टाइम वर्ड का। टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ड जिसको कहते हो, इसकी तो इसकी हेल्पिंग वर्ड। अच्छा, उसके लिए एक ऑप्शन बना देते हैं यहाँ, इसके लिए एक ऑप्शन बना देते हैं यहाँ पर टाइम वर्ड इसका भी है। हर टेंस का टाइम वर्ड अलग लिखिएगा। ओके? ये वर्क है, आपको ध्यान से इसको सेट कर लो, उसके बाद तब आपको हर टेंस आपको समझ में आएगी। ओके? जैसे एग्जांपल बता, यहाँ पर लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टाइम वर्ड क्या होती है? डू या डज होती है। क्या होती है बेटा? डू या डज होती है ना। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है बेटा सब्जेक्ट होता है और प्लस इसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है या एक्शन की फिफ्थ फॉर्म होती है ना, होती है। Yes, sir. और या आपको डू या डज एज अ टाइम वर्ड यह आ सकता है, ठीक है ना। Yes, sir. इतना ही आपको लिखना है, ये दोनों हम आपको लिखवाएंगे। ओके, Yes, इन sir. कमिंग क्लासेस आई विल ट्राई टू टीच ऑल दीज। ओके, यस सर आपको ये सारे वर्क करके लाए हैं। 12 टेंसेस होते हैं, 12 को आपको लिख लेना है। ओके, Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? नो सर थैंक यू सर